जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे एक पड़ोसी देश की, एक ऐसे देश की जहां खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। और मैं बात पाकिस्तान की नहीं कर रहा क्योंकि वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरे देश की कर रहा हूं जो हमारे दक्षिण में आता है और महत्वपूर्ण देश है। और मैं कहता हूं कि जब भारत को अपनी विदेश नीति का विस्तार कर रहा है तो आवश्यक है कि भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वह अवगत रहे कि हमारे निकटवर्ती देशों में क्या हो रहा है, ताकि भारत अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जिसको कहते हैं कि मैन टू मैन कॉन्टैक्ट, उसमें भी विस्तार कर सके और इन देशों को अच्छी तरह से समझ भी सके। तो आज बात करेंगे थाईलैंड की। और लेकिन उससे पहले दूसरा पड़ोसी जो हमको परेशान करता है पाकिस्तान, उसके विषय में एक सूचना जरूर दूंगा कि FATF ने 2021 फरवरी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का मन बना लिया है, निर्णय ले लिया है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में नहीं आना चाहिए, ये दुनिया के लिए अच्छा है। वो ग्रे लिस्ट में बना रहे, वो ब्लैक लिस्ट से अच्छा है। क्यों है? क्योंकि हमेशा मेरा मानना ये रहा है कि लटकती हुई तलवार ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़्यादा डर लगाती है, ज़्यादा जिसको कहते हैं हॉरिफाइंग होती है बनिस्बत उस तलवार के जो अपना काम कर चुकी हो। तो ब्लैक लिस्ट में तो क्या होगा कि वो काम निपट जाएगा और उससे हो सकता है कि पाकिस्तान का आचरण जो है वो और भी खराब हो। लेकिन जब ग्रे लिस्ट में है तो उसको एक गुड बॉय की तरह अपने आप को दिखाना पड़ेगा, भले ही नहीं लेकिन दिखाना पड़ेगा ताकि वो ब्लैक लिस्ट में नहीं आए। तो मैं यही कहता हूं कि मौत से ज्यादा खतरनाक होता है मौत का डर। तो ये FATF की जो मौत का डर है वह उसको होना चाहिए और वो बना हुआ है, ये अच्छी बात है। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मैंने FATF के विषय में विस्तार में से बात की है और मैंने ये इसमें अपना पॉइंट रखा है कि क्यों अच्छा है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहे और वही होते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं थाईलैंड की। देखिए, हम जानते हैं कि थाईलैंड जो है वह डेमोक्रेसी है, लेकिन बेसिकली एक मोनार्की भी है और एक सशक्त मोनार्की है। और लगभग पिछले 100 वर्षों से चक्री डायनेस्टी जो है वहाँ पर रूल कर रही है। चक्री डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनका एक ही नाम होता है, वो होता है रामा। तो रामा 1, रामा 2, रामा 3, रामा 4, अभी रामा 10 चल रहे हैं। तो और रामा क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है इन सब देशों के ऊपर, आसियान देशों के ऊपर, और हिंदू धर्म का भी प्रभाव रहा है। बाद में ये बौद्धिस्ट बन गए, लेकिन प्रभाव अभी भी है, सांस्कृतिक प्रभाव आज भी है, चाहे वह इंडोनेशिया हो या फिर वह थाईलैंड हो। तो जो चक्री डायनेस्टी है, चक्री वंश है, लगभग 100 वर्ष से वहाँ शासन कर रहा है। लेकिन वहाँ पर मिलिट्री जो है वह भी बहुत सशक्त है। और अब देखिए कि 1932 से लेकर अभी तक लगभग 20 बार ब्लडलेस, कोई खून खराबा नहीं होता, लेकिन 20 बार लगभग सैन्य बगावत हो चुकी है, जिसको कहते हैं हम मिलिट्री कूप हो चुकी है वहाँ पर। और यदि उनके डेमोक्रेटिक इतिहास को हम देखें तो मुझे जो लगता है, जितना मैं समझा हूँ और जितना मैं समझता हूँ, कि 2021 में मिस्टर ताशकिन जो अभी एक्साइल में हैं, वे प्रधानमंत्री बन के उभरे थे और पैसे वाले व्यक्ति हैं, टेलीकॉम का बिजनेस बड़ा सारा उनकी एम्पायर रही है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सही में कोई पॉपुलिस्ट प्रधानमंत्री, कोई पॉपुलिस्ट नेता अभी तक हुआ वहाँ पर? तो एक्चुअल पॉपुलिस्ट में ताशकिन भी रहे हैं। हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर उनकी कंट्रोवर्सी है, भ्रष्टाचार की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं मना कर सकते कि वे आज भी पॉपुलिस्ट नेता है, विशेषकर ग्रामीण आंचल में, वर्किंग क्लास लोगों में और गरीब लोगों में। हालांकि वो खुद पैसे वाले हैं, वो खुद जो हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो जो बात करते हैं वो उन लोगों की जुबान में करते हैं जिनको अपील करते हैं वो और जिनके बीच में वो पॉपुलर हैं। तो 2001 में ताशकिन पावर में आए प्रधानमंत्री बन के, और 2006 में वापस से वहाँ पर मिलिट्री कूप हो जाता है, और जिसको वहाँ का जो राजवंश है वह भी समर्थन करता है। फिर 2007 में वापस से
फ्रेश इलेक्शन होते हैं। और उसमें भी ये होता है क्योंकि ताशकिन जी की जो पॉपुलैरिटी है वहाँ बहुत है, तो जो उनका सपोर्टर था और उनकी पीपल्स पावर पार्टी का जो सदस्य था वह प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा नहीं लंबा चल पाता। और फिर 2010 में हमने बहुत सुने थे नाम, रेड शर्ट प्रोटेस्टर, येलो शर्ट प्रोटेस्टर। वो प्रोटेस्ट का ये एक नया पीरियड शुरू होता है। अब रेड शर्ट प्रोटेस्टर आप समझ सकते हैं, रेड शर्ट प्रोटेस्टर नाम से ही लगता है कि यह वर्किंग क्लास के लोगों का एक तरह से प्रोटेस्ट था। और डेफिनेटली वर्किंग क्लास के जो लोग थे वह रेड शर्ट्स पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे थे थाईलैंड में। ये वर्ष था 2010 की बात है। और उनको अपोज करते हुए जो लोग चाहते थे कि यथास्थिति बनी रहे, उसमें यूजुअली जो शहरों में रहने वाले लोग, जो थोड़े से अभिजातीय वर्ग के लोग, जिसको आप कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग, व्हाइट कॉलर लोग, बिजनेस वाले लोग, पैसे वाले लोग, जो भी कह सकते हैं, अलग अलग तरह से आप बात कर सकते हैं उन पर, मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, तो ये जो लोग थे ये येलो शर्ट्स में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये स्थिति बनी थी 2010 में कि एक तरफ से जो गांव के लोग, वर्कर्स रेड शर्ट पहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये प्रोटेस्ट हो रहा था बेसिकली ताशकिन और उसकी पार्टी के लिए। और जो येलो शर्ट्स में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ये थोड़े से अभिजातीय वर्ग के अर्बनाइज्ड लोग, मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग, ये येलो शर्ट्स में कर रहे थे। तो आप संख्या समझ सकते हैं किसकी ज्यादा होगी। संख्या डेफिनेटली रेड शर्ट वालों की ज्यादा थी, यथास्थिति रखने के पक्षधरों के। फिर मिलिट्री बीच में आई क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था। आप याद कीजिए वो दिन जब हम खूब पढ़ रहे थे इसके विषय में, और जो मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया उसमें लगभग 90 या 91 लोगों की डेथ भी हुई थी। और फिर उसके बाद वापस से जो कुछ इलेक्शन हुए उसमें 2011 में प्रो ताशकिन पार्टी वापस से आती है, इसका नाम है फुटाई पार्टी, वह आती है पावर में। और उसमें क्या होता है कि जो ताशकिन की छोटी बहन थी, जिसको किड सिस्टर आप कह सकते हैं, वह प्रधानमंत्री बना दी जाती है। मतलब आप इलेक्शन को आप यदि देखें तो इलेक्शन सही हो रहे हैं, तभी बार बार जो सत्ता चाहती है, चाहे वो रॉयल्टी हो या मिलिट्री हो, जो मेन पावर्स हैं, उनके होने के उपरांत भी बार बार यदि ताशकिंद की पार्टी या उसकी समर्थक पार्टियां जीतती हैं तो मतलब एक बात तो है कि इलेक्शन जो हुए हैं वे सही हुए हैं। और फिर 2011 में ताशकिंद की छोटी बहन जो है, जो उनसे एज में काफ़ी छोटी थी, तो वे प्रधानमंत्री बना दी जाती हैं। आज के समय खुद उनकी बहन भी और वो भी, वे निर्वासित हैं, वे देश के बाहर हैं, एग्जाइल में जी रहे हैं। और 2014 की बात करें, हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक पीठ ने उनकी कोर्ट की जो ताशकिंद की सिस्टर थी उनको पावर से हटा दिया। ये संवैधानिक बेंच थी उनकी कोर्ट की। और किस लिए हटाया? यदि उस मापदंड से हम भारत में चलें तो मुझे लगता है कि भारत के अधिकांश मुख्यमंत्री और भारत के कई प्रधानमंत्री भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। उसमें इल्ज़ाम उन पर यह लगाया गया कि जो चावल का किसान होता है, चावल बोने वाला किसान होता है, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिसाइड की थी उनकी मजदूरी की, उनके प्रोडक्ट्स की, उससे ज़्यादा उनको पे किया। तो देश के किसानों को गवर्नमेंट की मंजूरी से ज़्यादा पैसा देने के नाम पर वहाँ की जो संवैधानिक कोर्ट है उसने ताशकिंद की सिस्टर को, उनकी छोटी बहन को पावर से हटा दिया और अब वे भी एक्साइल में रह रही हैं। और फिर उसके बाद वापस से एक और कूप होता है और मिलिट्री वापस सत्ता पर काबिज हो जाती है। फिर 2016 के अगस्त में एक नया संविधान अप्रूव होता है, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है सत्ता के प्रति, प्रशासन, शासन के और सरकार के प्रति, उसमें वृद्धि दे देता है। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये नया जो संविधान था वह आर्मी का जो, मिलिट्री का जो रोल होता पावर में और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, उसका एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करता है, उसको संस्थागत बना देता है, उसको संवैधानिक
कवर मिल जाता है। तो अब 2016 में जो नया संविधान आता है और जो अप्रूव हो जाता है, उससे मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस था सरकार में वह संवैधानिक रूप ले लेता है। फिर उसके बाद वापस से एक और संविधान आता है, यह आता है 2017 के अप्रैल में, और इस संविधान को मिलिट्री ही ड्राफ्ट करती है। और ये इसलिए करती है कि इसके पीछे जो मंशा बताई जाती है कि मिलिट्री चाहती है कि थाईलैंड में डेमोक्रेसी रहे, और उसी के लिए नए संविधान को अप्रूव किया जाता है। और उसके बाद जो चुनाव होता है उसमें मार्च 2019 में फॉर्मर जनरल जो थे आर्मी के, चैन ओ चा, वो पावर में आ जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। और जो मिलिट्री रहती है वह उनकी पार्टी को भी बैक करती है और उनकी भी बैकिंग करती है। और इसमें जो संविधान था 2017 के, इसमें एक और चेंज होता है। जैसा हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, ऐसा वहाँ पर भी एक अपर हाउस का गठन होता है। लोअर हाउस रहता है, जैसे हमारा लोकसभा है वैसा उनका लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस में 500 सदस्य हैं, 500 सांसद हैं वहाँ पर, और 250 सदस्यों का 250 सांसदों का एक सेनेट नाम से अपर हाउस बना दिया जाता है। लेकिन अंतर यह रहता है कि सेनेट के वहां चुनाव नहीं होते, सेनेट के जितने भी सांसद हैं वह नियुक्त किए जाते हैं राजा की तरफ से और मिलिट्री की तरफ से। मतलब ये 250 जो संसद सदस्य हैं अपर हाउस के, सेनेट के, इनको सेनेटर्स कहते हैं, वे सेनेटर्स कहाँ से आते हैं? या तो राजमहल की तरफ से आते हैं या मिलिट्री की तरफ से आते हैं। तो उन पर तो पूरा अधिकार राजमहल का भी है और मिलिट्री का भी है। हालांकि 500 जो हैं वे निर्वाचित हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें जो सेनेटर्स हैं उनका भी वोट होता है। तो आप ये मान के चलें कि अब 500 प्लस 250 मतलब 750 सांसदों में से 250 सदस्य तो सांसद तो जो हैं वह तो ऑलरेडी मिलिट्री और राजा के पक्ष में है, क्योंकि उन्हीं ने नियुक्ति की है। तो बड़ी इजीली प्राइम मिनिस्टर को चुना जा सकता है जो मिलिट्री के पसंद का हो या राजा के पसंद का हो। देखिए, मैं उसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या, उस पर बात नहीं कर रहा। इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि थाईलैंड एक हमारा मित्र देश है और मित्र देशों के आंतरिक विषयों में हम हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए ये जो डिसाइड करना है थाईलैंड की जनता को करना है। हम तो केवल नजर बनाए रखे हैं कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। और वहां पर जो सेनेट है, जो अपर हाउस है, उसकी शक्तियां जो हैं वह लोअर हाउस से ज्यादा दी गई हैं नए संविधान के हिसाब से 2017 के। अब यहां तक इतनी शक्ति है कि किसी बिल को भी वह रिजेक्ट कर सकते हैं। तो असली पावर कहां है? उन 250 सांसदों के वाले अपर हाउस या सेनेट के पास है, जिनकी नियुक्ति या तो सेना करती है या किंगशिप करती है, राजमहल करता है। अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वह इसी नाम पर हो रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस जो है, स्पेशल पावर्स है मिलिट्री के और पैलेस के, उसको खत्म किए जाएं। लोग, जनता वहां की जो है थाईलैंड की सड़कों पर इसीलिए आई हुई है कि वह चाहती है कि मिलिट्री और जो राजमहल के स्पेशल पावर्स हैं वह हटा लिए जाएं। और वो ये भी चाहते हैं कि जो मोनार्की जो है, जो राजवंश है, उसके जो एसेट्स हैं उनको अलग कर दिया जाए क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो से। और ये बहुत बड़ी संपत्ति है। आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो थाईलैंड के जो राजवंश है वह दुनिया का सबसे पैसे वाला, सबसे अमीर राजवंश है। आप जब राजवंशों की बात करते हैं और पैसे वालों की बात करते हैं तो आपको दुबई के, अबू धाबी के शासक भी नज़र में आते होंगे, MBS भी आते होंगे, सऊदी अरब के क्वीन एलिजाबेथ भी आती होंगी, बेल्जियम के राज परिवार भी आता होगा, जापान का भी आता होगा। लेकिन इन सब से ज़्यादा कोई अमीर राजवंश है तो वो थाईलैंड का है। और इनकी जो संपत्ति है, एसेट्स है, मैं आपको यदि मोटा मोटी बताऊं तो जितना, चूंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो बिहार में भी चुनाव चल रहा है। जितना बिहार का एनुअल बजट होता है उतनी किंग की संपत्ति है। तो आप समझ सकते हैं कितने धनवान है वह। तो जनता इसके विरुद्ध, इन सब चीज़ों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है। वो चाहती है वहाँ पर शायद कि डेमोक्रेसी जो है उसमें राजवंश का तथा मिलिट्री का मिनिमम हस्तक्षेप हो। वे चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन किए जाएं
और जनता सड़कों पर है, विशेषकर युवा जो है वह लीड कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कोई भी बड़ा नेता नहीं सम्मिलित है। व्यापक प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन जनता कर रही है, युवा कर रहे हैं। और अक्टूबर 14 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। जैसे हमारे यहाँ पर सेक्शन 144 होती है, उसी प्रकार की वहाँ पर भी जो भी सेक्शन है कि जिसमें 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं हो सकता, वह भी इम्पोज कर चुके हैं। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, सड़कों पर टिके हुए हैं, अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या होता है। आगे जो भी होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।